कक्षा 8 सत्र 2 एकम 2 जिसका शीर्षक है कच्छ की सैर, उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम शीर्षक और लेखक के बारे में। शीर्षक है कच्छ की सैर, जिसका साहित्य स्वरूप है यात्रा वृत्त। लेखक है श्री हरेशभाई ढोलकिया। इसमें मूल कृति बताई गई है कच्छ यात्रा और इसके अनुवादक है श्री महेशभाई उपाध्याय। यहाँ इसका भावानुवाद हमारे सामने हिंदी में प्रस्तुत हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं हम हरेश ढोलकिया के बारे में। हरेश ढोलकिया कच्छ के निवासी थे। अध्यापक उसकी पहचान थी, साथ लोग उसको एक शिक्षकत्व की पहचान से जानने लगे थे। उन्होंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित पुस्तक जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उसका अनुवाद उन्होंने किया था अगनपंख शीर्षक के नाम से। इसके साथ ही उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी है, जिसमें से अंगदनो पग और 400 टका आनंद इसकी मूल कृति है। कई सारे शिक्षण संबंधी साहित्य भी उन्होंने लिखे हैं। कच्छ में कच्छ मित्र में सुरखाब स्तंभ अंतर्गत वे लिखते हैं। यहां पर भी हमारे सामने बताया गया है कि कच्छ हमारे लिए क्या विशेष है। इस पाठ के आधार पर हमें बताया गया है कि हमारी संस्कृति का आदर हमें कैसे करना चाहिए, हमारे सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कैसे करना चाहिए और देश प्रेम जैसे मूल्यों को इस पाठ के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले जानते हैं हम इस पाठ के प्रास्ताविक प्रारंभिक स्थिति के बारे में। कहाँ से कच्छ यात्रा शुरू होती है, भारत में कितने राज्य हैं। हमें बताया गया है कि हमारा भारत बहुत ही विशाल प्रांत है। हमारा भारत बहुत ही विशाल है और इस भारत में अनेक प्रांत दिखाई देते हैं। हर एक प्रांत का अपना एक विशेष महत्व है, जिसमें सबसे अलग और निराला जो है वह है गुजरात। और गुजरात में भी एक विशेष जिला है जिसका नाम है कच्छ। कहा जाता है कच्छ अद्वितीय है, अनूठा है, निराला है। ऐसा भी कहा जाता है। वस्तु के वैविध्य के कारण कच्छ को म्यूजियम भी कहते हैं, जिसका पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। सभी तरह से कच्छ हमारे लिए दर्शनीय है। दर्शनीय यानी कि दर्शन करने को योग्य, और रमणीय यानी कि रमण करने को योग्य। इसके बाद चलते हम कच्छ का प्रवेश। तो कच्छ का प्रवेश कहाँ से होता है? कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान, दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इस रेगिस्तान में कहीं रेत नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। यह इसकी विशेषता दिखाई देती है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो कच्छ यात्रा का प्रारंभ सही मायनों में यहीं से होता है। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। जब हम कच्छ में प्रवेश करते हैं तो वास्तविक तौर के आधार पर सामख्याली कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहीं से कच्छ यात्रा का प्रारंभ होता है। उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते सबसे पहले रापर आता है। रापर के आगे चलते धोलावीरा आता है। धोलावीरा जिसमें हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। मोहनजोदड़ो 5000 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति है, जिसमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। हमारे सामने
यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं कि कच्छ में प्रवेश करते ही हमें क्या देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिख सकते हैं, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। उसके बाद प्रश्न बनता है कि कच्छ यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है और क्या क्या आता है। तो ये सारी बातें हमें उसमें लिखनी है। उसके आगे की बात करें तो सामखियाली से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते कच्छ यात्रा आगे बढ़ती है। सबसे पहले उसमें नजर आता है बचाव। बचाव एक छोटा गांव है, जैसे कि नगर। गांव होने के साथ साथ उसमें नगर जैसी सभ्यता के दर्शन देखने को मिलते हैं। उसके आगे बढ़ते गांधीधाम आता है, जो औद्योगिक कारखानाओं के कारण विकसित हुआ है। कहा जाता है सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर गांधीधाम में स्थित हुई है। उसके आगे बढ़ते हैं तो आदिपुर, गांधीधाम और गोपालपुरी, ये तीनों ऐसे हैं जो औद्योगिक वसाहतों के कारण वहां विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में हमें गांधी स्मृति का स्थान भी दिखाई देता है और गोपालपुरी में उद्योगों के कारण ये विकसित हुआ दिखाई देता है। उसके आगे चलते हैं तो हमें कंडला बंदरगाह दिखाई देता है। कहा जाता है कि कंडला का विकास वहां की प्रजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका विकास जिस प्रांत जिस जिले में हुआ हो वहां की प्रजा के प्रचुर रोजगार के मात्रा पर्याप्त होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा में क्या क्या नजर आता है, यह प्रश्न हमारे सामने बनता है। तो यही सारे बात हमें उस प्रश्न के अंदर लिखनी है। उसके आगे बढ़ते कंडला से दक्षिण की ओर यात्रा करते क्या क्या नजर आता है। कंडला से दक्षिण की यात्रा करते सबसे पहले भद्रेश्वर नजर आता है, जो एक जैन देरासर है, यात्राधाम है, जिनालय है। 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप के कारण खंडित हुआ है, तो पुनः निर्माण का कार्य जोरों से वहां आज भी हो रहा है। उसके आगे बढ़ते मुंद्रा नजर आता है। मुंद्रा की भी कुछ विशेषता है, तहसील केंद्र है, उद्योगों के कारण विकसित हुआ दिखाई देता है और बंदरगाह समुद्र तट के नाते वहां पर बंदरगाह भी दिखाई देते हैं। समुद्र किनारे जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुंद्रा से हम मांडवी पहुंच जाते हैं। मांडवी में हमें दिखाई देता है बंदरगाह। बंदरगाह के साथ साथ ही कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमें दृश्यमान होती है। राजा का महल, पवन चक्किया और समुद्र तट के कारण वह अधिक दर्शनीय है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो VRTI एक ग्रामीण संस्था है। यहाँ पर हमें याद रखना है VRTI, विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यह एक ग्रामीण संस्था है जो हमें मांडवी में दिखाई देती है। उसके आगे चलते जिनालय हमें नजर आता है। जिनालय होने की नाते वहां पर जैनों का प्राधान्य भी नजर आता है। पास ही में बिदड़ा नामक एक छोटे से गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। जिनालय होने के कारण मांडवी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर कई छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं, जैसे कि डुमरा, कोठीरा, जखो और सुगरी। ये सारे ऐसे गांव हैं जहां पर जैनों का प्राधान्य नजर आता है। वहां से आगे बढ़ते नलिया दिखाई देता है। नलिया की विशेषता क्या है, तो क्या नलिया एक तहसील केंद्र है और तहसील केंद्र के साथ साथ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी हमें नलिया में दिखाई देता है। नलिया से आगे की यात्रा में हम देखते हैं कि नलिया से आगे कौन कौन से स्थान देखने को मिलते हैं। नलिया से आगे हमें देखने को मिलता है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर जो हमारा प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक स्थान है। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं तो कोटेश्वर आता है।
लेकिन कहा जाता है कि नारायण सरोवर नामक स्थान रामायण काल का माना जाता है। नारायण सरोवर के आगे ही कोटेश्वर देखने को मिलता है और कोटेश्वर में कहा जाता है कि रावण इस स्थान से पसार हुआ था और इसी के साथ ये पूरे भारत का सबसे प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बहुत ही आकर्षण है। नारायण सरोवर के आगे हमें कई सारे ऐसे प्राचीन और धार्मिक स्थान देखने को मिलते हैं। नारायण सरोवर से आगे बढ़ते हैं तो वहां पर सबसे पहले आता है लखपत, जो बहुत ही प्राचीन स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक की चरण रज से यह भूमि पावन हुई है और इसी पावन भूमि पर गुरुद्वारा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हम पानद्रो पहुंचते हैं। पानद्रो जो कि खनिज संपत्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और वहां पर विद्युत निर्माण का भी कार्य जोरों और शोरों से चला जाता है। इसके आगे बढ़ते तो लखपत से मध्य कच्छ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वहां पर भी हमें कई सारे ऐसे स्थान दिखाई देते हैं, जैसे कि हाजीपीर मुसलमानों का एक धार्मिक स्थान है, आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। कहा जाता है कि वहां पर पीर का मजार है, मजार यानी कि दरगाह दिखाई देती है। यहाँ से रेगिस्तान की झांकी देखने को मिलती है। उसके आगे बढ़ते हम माता के मठ नामक धार्मिक स्थान पर पहुंचते हैं और माता के मठ पर लोग वहां पर नवरात्रि के समय पर पद यात्रा करते वक्त माता के मठ दर्शन करने जाते हैं। इसके आगे नखत्राना पहुंचते हैं, जो कि प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। इसके आगे चक्ष, पुरेश्वर मंदिर और वांडाई जैसे मनोहारी स्थान भी देखने को मिलते हैं। मनोहारी, मन को हरने वाला। किसी भी स्थान पर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि हमें यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि नलिया से आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो नारायण सरोवर और उसकी विशेषता, कोटेश्वर और उसकी विशेषता के बारे में लिखेंगे। नारायण सरोवर से आगे हमें क्या देखने को मिलता है, तो लखपत और पानद्रो और उसकी विशेषता के बारे में लिखेंगे। उसी के साथ लखपत से मध्य कच्छ की ओर क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये सारी बातें हाजीपीर, माता का मठ, नखत्राना और मनोहारी स्थान, यह सारी बातों का हमें विवरण करना है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र आता है भुज। भुज में बहुत ही ऐसे स्थान हैं जो देखने के लिए उचित, योग्य और मनोहारी है। देखते हैं आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय और विश्वविद्यालय। यह सारे ऐसे स्थान हैं जो हमें अपनी ओर खींचते हैं और हम सबको पता है, इसी तरह 2001 में वहाँ पर भूकंप आया था और भूकंप के कारण कई ऐसे स्थान हैं जो खंडित अवस्था में दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों ने उसे पुनः निर्माण करके और भी अच्छा बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें खावड़ा नजर आता है। खावड़ा में काला डूंगर पहाड़ है, जहां से रेगिस्तान की झांकी देखने को मिलती है। गुजरात सरकार द्वारा वहां के लोगों के साथ मिलकर रणोत्सव का आयोजन किया जाता है और सफेद रण को देखना एक अनूठा अनुभव है। देश प्रदेश से लोग सफेद रण को देखने के लिए कच्छ में आते हैं, जिसका समय है नवंबर से लेकर फरवरी तक। इसके आगे बढ़ते तो भुज से अंजार हम जा सकते हैं और अंजार में भी कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं, जैसे कि सृजन नाम की संस्था, जिस संस्था की हस्तकला पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। सृजन संस्था हस्तकला के लिए बहुत ही जानी जाती है, पहचानी जाती है।
वहाँ से आगे बढ़ते पंजाब में जैसल तोरल की समाधि देखने को मिलती है। उसी के साथ यहाँ से हम सीधे ही आदिपुर और गांधीधाम में पहुँच सकते हैं। जो कच्छ यात्रा के प्रारंभ होते ही हमें ये स्थान देखने को मिला था। आदिपुर और गोपालपुरी जो उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान देखने को मिलता है और गांधीधाम जो औद्योगिक वसाहतों के कारण तो विकसित हुए ही है और सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर गांधीधाम में स्थायी हुई है। इसके आगे हम सूरजबारी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और कहा जाता है सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। लेकिन यह कच्छ यात्रा हमारे मन में अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है और इसीलिए कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ पूरे भारत का एक दर्शनीय स्थान है जिसे देखने से हमारे मन में कई ऐसी यादें जुड़ जाएगी जो हमेशा के लिए हमारे मन में अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अस्तु,